नेक्स्ट चलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। शायद इसके पहले भी हमने हल्का फुल्का तो इसे देखा होगा, इसको अच्छे से समझना है। देखिए, किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या सिस्टम रहता है उसे हम लोग समझते हैं। इसके पहले भी हमने इसके ऊपर बात की कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें एक तो आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम दिखेगा या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम दिखेगा। लेकिन मैं जो ये सेंटेंस कह रहा हूँ ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ये हल्का सा रॉन्ग है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि दुनिया भर में आप जहाँ पे भी डेमोक्रेसी देखोगे, एक तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस है या फिर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे बेस है। मैं कह रहा हूँ कि ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बताता हूँ। वैसे पहले हम लोग पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर ले। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन अगर आप जाओगे यूएस तो यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो बेसिकली जितने भी हम लोग नाम ले रहे हैं सारे कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, और इनमें एक तो आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम दिख रहा है या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम दिख रहा है। अब मैं आपको ले जाता हूँ 1 मिनट के लिए स्विट्जरलैंड, जिसको हम लोग कहते हैं कि बेसिकली वही डेमोक्रेसी का मेन समझ के चलो कि सोर्स है डेमोक्रेटिक कंट्री का। उससे बेहतरीन डेमोक्रेसी आपको दुनिया में और कोई नहीं मिलने वाली है। शायद हमने इसके पहले स्विट्जरलैंड के बारे में नहीं बात की होगी। आपको स्विट्जरलैंड जैसे बेहतरीन पॉलिटिक्स और बेहतरीन डेमोक्रेसी और दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली। लेकिन इतने बेहतरीन डेमोक्रेसी में ना पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे अलग ही सिस्टम चलता है। पहली बात, कुछ बातें बताऊँगा, कुछ फैक्ट्स बताऊँगा तो आपको यकीन ही नहीं आएगा। स्विट्जरलैंड में ना रूलिंग पार्टी रहता है ना अपोजिशन पार्टी रहता है। पॉलिटिक्स का कोई है, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का कोई खास रोल ही नहीं है। एकदम आराम से और शांति से सारी चीज़ें चलती हैं, और पीपल्स को, आम लोगों को इतना ज़्यादा पावर्स हैं कि वहाँ की सरकार बस काम की है। लोग ही सारे डिसीजन लेंगे, कौन से बिल रखे जाएंगे, क्या लॉज बनने वाले हैं, कौन प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट कौन रहेगा ना, बड़े इजीली वो लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। तो बस स्विट्जरलैंड एक्सेप्शनल छोड़ दिया जाए तो आप हमें दिखेगा तो एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगर जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे कैसा चलेगा, तो जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ के लोअर हाउस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लोअर हाउस मतलब वो हाउस जो लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। हमने जब पार्लियामेंट शुरू किया तो मेरे ख्याल से उसी दिन हमने उसको वो देख लिया था कि 2 हाउस है, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। लोअर हाउस जो है लोगों को रिप्रेजेंट करता है, अपर हाउस जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये बातें हो गई। तो हमारे लिए ये जो लोअर हाउस है, ये लोअर हाउस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लोअर हाउस में वो पॉलिटिकल पार्टी जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ लोकसभा के 1/2 मतलब 272, इतने सीट्स जिस पार्टी को मिले वो पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। अगर बाई चांस किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना कंप्लीट क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रहा है तो उसके पास एक चांस है कि वो बाकी पार्टीज के साथ अलायंस बना सकते हैं और अलायंस की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल अपनी चला सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एग्जांपल 2019 के लोकसभा इलेक्शन और अभी के इलेक्शन दोनों का एग्जांपल लेंगे। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट्स इन द सेंस सबसे ज़्यादा सीट्स मिले थे, और वो सीट्स जो थे वो थे 303। तो ये तो देखने की बात ही नहीं है। यहाँ पे मतलब आंखें बंद करके कोई भी बोल देगा कि भाई इन्हीं की क्लियर मेजॉरिटी है तो इन्हीं की सरकार बनेगी, ठीक है। बाकी सारे पार्टीज को जो है वो कम वोट्स थे। दूसरी बात, 2024 में लेकिन इसी बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, इनको मिले हैं 240 सीट्स, लेकिन फिर भी सरकार इन्हीं की है। तो सरकार इन्हीं की है मतलब सरकार आज बीजेपी की नहीं है, मतलब अपने बलबूते पे नहीं है। तो ये सरकार है एनडीए की। एनडीए मतलब अलायंस, बीजेपी ने जो बाकी पार्टीज के साथ अलायंस बना के रखा है उनकी सरकार है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया हो कि ये 240 जो बीजेपी की सीट्स है और इनकी जो सरकार बनी है, एक्चुअली ये बैसाखी पे चल रही हैं। 2 बैसाखी जो हमें दिखेंगी, एक तो दिखेंगे नीतीश कुमार बिहार के जिन्होंने सपोर्ट दिया है, और दूसरे जो है वो चंद्रबाबू नायडू साउथ से। इन दोनों का सपोर्ट है, इसलिए ये सरकार टिकी है। जिस दिन किसी भी कारण अगर इसमें से किसी का भी सपोर्ट गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। एग्जाम्पल लेंगे, अब मुझे याद नहीं आ रहा कितना इनका एक्चुअली वो है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर नीतीश कुमार के 20 से ज़्यादा लेंगे 25
इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट इन्हें मिल रहा है, और नीचे से अगर चंद्रबाबू नायडू का भी 20 का मिल रहा है, तो 20 50 तो यही हो गए, 240 इनके पास हैं, ये 50 ऐड हो गए तो ये हो जाते हैं 290। इसका मतलब सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए थे, इनके पास 290 है, तो ऑफ कोर्स इनकी सरकार बन सकती है। क्योंकि सरकार बन सकती है तो सरकार देखिए बनने के लिए क्या रहता है, इलेक्शन के बाद जब भी फर्स्ट सेशन होगा, फर्स्ट मीटिंग में वो पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनाना है, वो उस तरीके से अपना रिजोल्यूशन रखेंगे कि भाई हम सरकार बनाने के लिए रेडी हैं। अब जो रिजोल्यूशन रख रहे हैं हम लोग, जो मोशन रख रहे हैं, उस मोशन पे मेजोरिटी से वोट्स पड़ना जरूरी है। मेजोरिटी मतलब 272। ऑफकोर्स अगर इनके पास 290 है तो मेजोरिटी से वोट इन पे पड़ जाएंगे और इनकी सरकार जो है वो बन जाएंगी, तो गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ से 5 साल बिल्कुल इनकी सरकार जो है वो चल सकती है। लेकिन इसके बाद कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद पता चल रहा है कि भाई नीतीश कुमार और मोदी जी इनमें कुछ खास नहीं चल रहा है, और दोनों में अनबन जो है वो बढ़ती जा रही है। अनबन बढ़ती जा रही, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार का अलायंस जो है वो बाहर ले ले या फिर वो वापस ले ले। तो मैं आपको लिख के देता हूँ, वो आदमी कभी भी अलायंस से बाहर निकल सकता है। वो 2029 के पहले कभी भी अपने खाने के दांत दिखा सकता है। आपको अगर ये लगता होगा कि हाँ भाई एक ही सरकार में है तो बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस नहीं है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के। जब ये साथ में नहीं थे तब नीतीश कुमार के बिल्कुल टारगेट पे थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के भी बिल्कुल टारगेट पे थे। लेकिन जब लगा दोनों को ये बात समझ में आई कि हम लोग अलग रह के सरकार नहीं चला पाएंगे, ना सेंट्रल की ना बिहार की, तब जाके इन्होंने अलायंस बनाया। नहीं तो आप पिछले 4 असेंबली, बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, 4 बिहार असेंबली के 20 सालों का रिकॉर्ड निकाल लो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली इनके क्या रिलेशन है। बड़े बुरे रिलेशन है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा बुरा नहीं रहता है, समय के साथ अच्छा और बुरा चलते रहता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र में देख लो, महाराष्ट्र में इन्होंने अच्छा अलायंस वलायंस बना के सरकार तो बनाई, लेकिन यहाँ पे अभी जो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आ रहे हैं, इनके खाने के दांत दिखाना शुरू हो गया। अब बीजेपी के लोग जो है वो बिल्कुल मंच पे खड़े रह गए। अजित पवार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उसके लिए उसको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि भाई हमने तो बड़ा पाप कर लिया है कि इसको हमने अपने सरकार पे लाया। तो ऐसे अब शुरू हो गया, तो अलायंस के सरकार में ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगी, इसी तरीके से वो एक दूसरे को जो है वो ब्लेम करेंगे। तो अगर यहाँ पे भी ऐसी प्रॉब्लम है कि ये जो सपोर्ट मिला है, लेकिन बाद में अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और अगर अपोजिशन को लगता है, अपोजिशन को कि भाई हम अब इस माहौल में हम एक बार चेक कर लेते कि लोकसभा का इस गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास है या नहीं है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अब कॉन्फिडेंस रहना और नहीं रहना, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मामला, इस सरकार के नाम से जो भी रिजोल्यूशन रखा जाएगा, उस रिजोल्यूशन पे अगर 272 प्लस इतने वोट पड़े तो इसका मीनिंग ये है कि लोकसभा का कॉन्फिडेंस सरकार पे है। लेकिन अगर उसी पेपर पे 543 मतलब लोकसभा के टोटल मेंबर्स में से 272 से ज़्यादा के वोट इनके खिलाफ पड़े, तो इसका मतलब ये है कि भाई लोकसभा का विश्वास सरकार पे नहीं है। और सीधा सीधा सिंपल एक बता दो, आप स्कूल में, कॉलेज में बिल्कुल सबने एक एक्सपीरियंस लिए होंगे कि हमारा एक मॉनिटर रहता था, क्लास मॉनिटर, और लगभग सारे स्टूडेंट्स का फेवर रहता था क्लास मॉनिटर को। वो तो उनको ज़बरदस्ती देना रहता था क्योंकि सबसे बदमाश इंसान को हम लोग मॉनिटर बनाते थे क्लास का। ठीक है, लेकिन एग्जांपल लेते हैं, जो क्लास मॉनिटर है, भाई टीचर ने पूछा बाकी स्टूडेंट से कि भाई आप चाहते हो क्या ये आपका मॉनिटर रहे कि नहीं रहे। और एग्जांपल, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 50 स्टूडेंट्स में से अगर 26 एटलीस्ट या 26 से ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि यही हमारा मॉनिटर रहे, तो ऑफकोर्स मेजोरिटी उसके तरफ है, वही मॉनिटर रहेगा। लेकिन सेम उल्टा हो गया, 26 हाफ प्लस 1 50 में से 26 या मोर देन 26 लोगों ने, बच्चों ने कह दिया कि नहीं ये हमारा मॉनिटर नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स उसको हटाया जाएगा और दूसरे पर्सन को, दूसरे स्टूडेंट को मॉनिटर बनाया जाएगा। बस उसी तरीके से सरकार पे भी हम लोग चेक करेंगे कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। अब एक बात क्लियर रखो, 5 साल पहले जाके अगर हम लोग बीजेपी की 303 इतने सीट्स देखें, इतने उन्हीं के पास अगर मेजोरिटी है, ये सरकार बनी है, तो इस समय में उनके ऊपर लोकसभा का कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ये चेक करने में कुछ सेंस बनता है? बनता ही नहीं। कुछ भी कर लो, इधर उधर से जहां से भी देखोगे उनके फेवर में 303 तो जाएंगी।
भाई उन्हीं के लोग हैं जो चुन के आए, थोड़ी ना वो उनके अगेंस्ट जाने वाले हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट अलायंस की है और अलायंस के गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं हम लोग उस टाइम पे चांस ले सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे सिचुएशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये मोशन अगर रखना होगा तो सबसे पहले तो लोकसभा, पहली बात नो कॉन्फिडेंस मोशन ये कभी भी लोकसभा में ही आ सकता है, वो राज्यसभा में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कैबिनेट को डिसॉल्व करने का राइट सिर्फ लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं। तो ये फर्स्ट पॉइंट कि लोकसभा में ही आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये राज्यसभा में आ ही नहीं सकता पहले, क्योंकि हम जिस गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस है या नहीं है जो चेक कर रहे हैं, बेसिकली वो गवर्नमेंट मतलब वो है कैबिनेट। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि कैबिनेट पे लोकसभा का कॉन्फिडेंस है या नहीं। तो एक तो ये हो गया इसका रूल। दूसरा रूल, गवर्नमेंट पे मतलब कैबिनेट पे नो कॉन्फिडेंस मोशन रखने के लिए एटलीस्ट लोकसभा के 50 मेंबर्स ने इनिशिएटिव लेना ज़रूरी। कम से कम 50 मेंबर्स सामने आए, अपनी बात को रखे कि भाई चेक करना है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन रखने के लिए उन्हें वो क्यों ये मोशन रख रहे हैं इसका रीज़न देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल हमने सेंसर पढ़े, सेंसर के लिए रीज़न देना रहता है ना, इसमें कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मोशन रखा तो क्लियर है भाई, यहाँ आप चेक होने वाला है। ये किस कंडीशन में पास हो सकता है और किस कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है, इसको अभी और बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना, ठीक है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हुआ, जिस दिन ये मोशन पास हुआ उस दिन कैबिनेट को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, अपनी सरकार गिरानी पड़ेगी, सरकार से हटना पड़ेगा। ये मोशन पास, सरकार गई, खत्म, ठीक है। रेजोल्यूशन पास होता है तो गवर्नमेंट रेजिग्नेशन देगी। अब एक बात ये समझने वाली कि इस रिजोल्यूशन को, इस मोशन को कभी एक मिनिस्टर के खिलाफ रख सकते हैं हम कि पूरे कैबिनेट के खिलाफ रखना पड़ेगा? कभी भी ये पूरे कैबिनेट के खिलाफ ही रहेगा, किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ नहीं रह सकता। एक बात एकदम क्लियर करो, किसी पर्टिकुलर सिंगल मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को निकालने का राइट लोकसभा को नहीं है। लोकसभा पूरा कैबिनेट डिसॉल्व कर सकती है, एक मिनिस्टर नहीं निकाल सकती। मिनिस्टर को निकालना है तो कौन? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि प्रेसिडेंट निकालेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट अपने मन से निकालेंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो ये पूरे कैबिनेट के खिलाफ जो है ये रिजोल्यूशन, ये मोशन जो है रखा जाएगा। आज तक के हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें कि कब कब कौन सी सरकार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो के गिरी है, तो सबसे पहला हमें 1979 का, और सरकार थी मोरारजी देसाई लीड कर रहे थे। इसकी स्टोरी हमने बाद में भी देखना है, इसके पहले भी हमने थोड़ा बहुत बिल्कुल देखा है इसके बारे में। हमारे देश में सबसे बड़ा जो फैक्ट्री होके गया है ना पॉलिटिशियंस के लिए, वो फैक्ट्री ही कांग्रेस है पहले से। जितने भी लीडर बाद में निकले हैं, कुछ लीडर्स छोड़ के, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह कभी कांग्रेस में नहीं थे, ठीक है, वो कांग्रेस के अपोज में ही थे पहले से ही। बाकी गोलनकर हो गए हुए वो, या फिर बाकी जो लोग हैं वो लगभग कांग्रेस में नहीं थे। लेकिन हम जैसे इनकी बात करें मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई ये कांग्रेस के ही खिलाड़ी थे। चरण सिंह कांग्रेस के खिलाड़ी थे, बड़े बड़े लीडर। लेकिन जब इंदिरा गांधी 1966 में फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, तो देसाई, चरण सिंह जैसे जो बड़े सीनियर लीडर थे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे। ये स्टोरी मैं आपको बाद में बड़ा आराम से बताने वाला हूँ। इतना कि 1970 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और अपनी अपनी छोटी पार्टी बनाए। ऐसे बहुत सारे अपोजिशन छोटे छोटे पार्टीज उस समय में बन चुके थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने थर्ड इमरजेंसी जारी किया था, नेशनल इमरजेंसी। 21 महीने इमरजेंसी चला, और 21 महीने के इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से अत्याचार चलाए, वो अत्याचार ही थे एक टाइप ऑफ, मतलब आम लोगों पर भी चलाए थे। ये जो बड़े लीडर्स थे इनको तो सबको उठा के सीधा डिटेंशन में डाल दिया गया था। तो 21 महीने बहुत कुछ चला है।
उसी का रिजल्ट ये कि 1977 में जब इलेक्शंस हुए लोकसभा के, तो उस इलेक्शन में कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गए, संजय गांधी अमेठी से हार गए, सरदार स्वर्ण सिंह हो गए या फिर बड़े बड़े जितने भी लीडर्स थे कांग्रेस के सारे हार गए। और उनके अपोज में जितने लोग थे, जैसे देसाई हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय में लोकसभा के मेंबर बन के चुन के आ गए थे, चरण सिंह, ये सारे लीडर चुन के आ गए। और इतना ही था कि किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं था, तो ये छोटे छोटे पार्टीज थे अपोजिशन में, जिन्होंने बाद में अलायंस बना के अपनी सरकार बनाने का प्लान किया। तो वो जो सरकार बनी थी 1977 में, उसको हेड कर रहे थे मोरारजी देसाई, लेकिन अलायंस की सरकार थी, बहुत दिक्कतें थी, इतने कि मतलब क्या बताएं, मतलब मैं आपको बाद में स्टोरी बताऊंगा। देसाई प्राइम मिनिस्टर, चरण सिंह होम मिनिस्टर, और इन्हीं में इतने झगड़े चलते थे कि जिसकी कोई हद नहीं। अलायंस की सरकार फाइनली टूट के गिर गई इन द सेंस क्या, अलायंस की सरकार थी, क्लियर था कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन रखते हैं तो ज़रूर ये सरकार गिर सकती है। इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा गया, पास हुआ, इन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा। देसाई की सरकार गई, इसी के बाद देसाई के बाद इसी चरण सिंह ये आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर कुछ ही महीनों के लिए, लेकिन मामला सेम था। अपने बलबूते पे तो सरकार चल नहीं सकती थी, अलायंस की सरकार थी, इनके ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा गया, वो भी पास हो गया, ये भी सरकार गिर गई। तो एक ही साल में दो सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के चक्कर में गिरी। इसके बाद हमें जो तीसरा और लास्ट जो एग्जाम्पल मिलता है वो 1999 बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी लीड कर रहे थे। 1998 में आई हुई सरकार है, ये अलायंस की थी। 13 महीने कैसे मैसे चली, उसके बाद अपोजिशन ने, मतलब कांग्रेस ने इनके ऊपर डाल दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन, पास हो गया, ये भी सरकार इस तरीके से गिरी। तो 3 एग्जाम्पल मिलते हैं हमें कि जब उस मोशन को पास करके सरकारें गिरी हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आज तक हमने बस 3 बार ही रखा है, नहीं, ये कई बार रखा गया है, या फिर कई बार सरकार ने इस डर से कि भाई वैसे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, हम लोग रिजाइन दे देते हैं, तो पहले ही रिजाइन दे भी दिया। ऐसे कई एग्जाम्पल है, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, मतलब आपको समझ में आएगा कि मोशन रखा गया था लेकिन पास नहीं हुआ। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, या मैं फिर से बता दूं, हम लोग मोशन रखेंगे लेकिन वो पास नहीं हुआ था। बात थी 2008 की, सरकार थी कांग्रेस की, लीड कर रहे थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी अलायंस की सरकार। शायद आप लोगों को पता होगा कि 2005 में एक न्यूक्लियर डील हुआ था अमेरिका के साथ, जॉर्ज बुश के साथ, उसको लेके अपोजिशन ने बड़ा क्रिटिसाइज कर दिया, और उसी के चक्कर में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो रखा गया। समझ के चलो कि ये इस तरीके से इतने मार्जिन से बचे हैं, इतने कम मार्जिन से बचे, लगभग 2 या 3 वोट ही इनको ज़्यादा थे, बस 1-2 भी इधर उधर हो जाता तो ये कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ रहता, रिजाइन देना पड़ा रहता, लेकिन वो पास नहीं हुआ। तो ये 2008 की बात। और उसके बाद अभी 2019 आपके परम पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ कांग्रेस ने रखा था नो कॉन्फिडेंस मोशन। 19 मतलब देखो, इसमें मत जाओ ना कि अच्छा इतने सीट्स से फिर भी रखा था, कि नहीं, 2019 का इलेक्शन होने के बाद इतने सीट्स जीते थे वो। इलेक्शन होने के पहले की बात बता रहा हूँ मैं, फरवरी की बात बता रहा हूँ, जनवरी फरवरी की। मैं आपको स्टोरी बता दूँ, 2014 में बीजेपी ने टोटल नंबर ऑफ सीट्स जीते थे 282, सरकार बनाने के लिए चाहिए 272, 10 ज़्यादा है, आराम से सरकार बन सकती है। 2014 में आई हुई लोकसभा कब तक रहेंगी? 19 तक। 19 को फिर से इलेक्शन हो गए। इलेक्शन होने के पहले तक बीजेपी का सिनेरियो ऐसे कि 282 में से 10 लोग टपक गए थे, मतलब किसी ने रिजाइन दे दिया, किसी का डेथ हो गया, किसी कहीं और वो इलेक्ट हो गया, तो ऐसे 10 कम हो गए। अब 10 कम हो गए तो आप सोचो ना, आप तो एकदम मतलब किनारे पे ही है। जो बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं उसी के हिसाब से ये गवर्नमेंट बच सकती है। अगर बाहर का सपोर्ट नहीं मिला, ये बहुत हाई रिस्क पे नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा गया था, और मोदी गवर्नमेंट सही में हाई रिस्क पे थी। अगर सपोर्ट नहीं मिला रहता बाहर से एनडीए का, तो बिल्कुल ये भी मोशन पास होके सरकार को राजीनामा देना पड़ा रहता, लेकिन बच गए।
ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जो पास हुए मोशन है वो ये है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, मोशन ऑफ थैंक्स। पहले इसको तो आप ऐसे समझिए, ये जो मोशन ऑफ थैंक्स है ना, ये मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं हुआ तो हम लोग ये भी कंसिडर करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ। इसको इस एंगल से भी समझ के चलो, मैं समझाता हूँ कि क्या है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हम इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि ये जो मोशन ऑफ थैंक्स है जो गवर्नमेंट के को लेके रखा जाता है, अगर मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं हुआ तो इसका दूसरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हुआ। ये क्या है पहले इसे समझिए। एग्जाम्पल लेंगे, अभी 2024 का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट मई के लास्ट वीक में आ गया या फिर 24-25 को आ गया, और जून में सरकार जो है वो बन गई, बीजेपी सरकार बन गई। अब देखिए मामला क्या है, रूल क्या बताता है। रूल ये बताता है कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है उस दिन से ना 14 दिन दिए जाते हैं कि भाई 14 दिन के अंदर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनानी है वो 14 दिन के अंदर जो है लोकसभा में उस हिसाब से खुद का कॉन्फिडेंस मोशन क्लियर कर दे। तो आपको जो पार्टी जिसे सबसे ज़्यादा सीट्स मिले हैं या फिर सबसे ज़्यादा जिनके एमपी चुन के आए हैं वो सामने जाएंगी और अपना जो है वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगी। हमारे देश में मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि 13th डे वो दिन चुना जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल दे दूं मैं, अगर 20 मई को रिजल्ट आया तो इनके पास टाइम ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 जून के अंदर लोकसभा में अपनी सरकार बना के दिखाए। ऑफ कोर्स जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स है या फिर जिसको मेजोरिटी है वो कोशिश करेंगे, प्रेसिडेंट को वो बोलेंगे कि सर जी ये दिन दे दीजिए, इस दिन हम लोग जो है वो मेजोरिटी हम लोग प्रूफ करेंगे, लोकसभा में हमारी सरकार बन जाएंगी। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने 3 जून ये डेट दिया तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे कि 3 जून को 18th लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग अरेंज होने जा रही है। तो इस दिन होगा नए लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग। जिस समय वो मीटिंग शुरू होगी 3 जून को, उस दिन प्रेसिडेंट हाउस में प्रेजेंट रहेंगे और प्रेसिडेंट खुद अप्रोच रखेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट जो सरकार बनाना चाहती है उनको लेके हम एक मोशन रख रहे हैं कि हाउस ने इस पार्टी को इस पार्टी का मतलब हाउस थैंकफुल है, इसको लेके ये रिजोल्यूशन है वोट ऑफ थैंक्स। अगर ये रिजोल्यूशन वोट ऑफ थैंक्स ये रिजोल्यूशन पास हुआ तो इनकी सरकार बनेगी, लेकिन ऑफ कोर्स वोट ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो सरकार नहीं बन पाएंगी। समझ में आई बात? इसलिए तो मैंने कहा कि वोट ऑफ थैंक्स पास ना होना इसका मतलब ये भी है कि इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसा एक ही बार हुआ है, 1996 की बात थी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी था नहीं। एपी अपने आपके अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने कोशिश की कि चलो हम अलायंस की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कोशिशें की कि पॉलिटिकल पार्टीज बाकी जो है उससे सपोर्ट करें, कुछ पार्टी से सपोर्ट करने का दावा भी किया, लेकिन जब 13th डे इस बात को वोट ऑफ थैंक्स को रखा गया लोकसभा में तो जो उन्हें सपोर्ट करने वाले थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और इस कारण उनकी सरकार बन ही नहीं पाई। तो वो हमारे देश की सबसे छोटी सरकार कंसिडर भी करते हैं 13 दिन की सरकार 1996 की। वैसे वो सरकार बनी ही नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट सपने तो बन चुके थे सरकार के, है ना। तो वो 13 दिन की सबसे छोटी 1996। ठीक, तो वोट ऑफ थैंक्स इलेक्शन के बाद जो है, अच्छा बस इलेक्शन के बाद ही रखते ऐसा नहीं है, इलेक्शन के बाद भी और इसके बाद हर साल फर्स्ट सेशन के फर्स्ट डे, जैसे फर्स्ट सेशन कब रहेगा साल का? नहीं, आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल के बाद जो भी सेशन रहेगा जून में रहता है। जून का सेशन मतलब ये उस साल का पहला सेशन। पहले दिन देखो क्या होगा, फर्स्ट सेशन के फर्स्ट डे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का लास्ट ईयर का पूरा बातें बता देंगे कि गवर्नमेंट ने ये किया, वो किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऐसा वैसा सारी चीज़ें, और सारी बड़ी बड़ी बातें हो गई कि उसके बाद फिर से रखा जाएगा वोट ऑफ थैंक्स। हर साल रखा जाएगा पहले सेशन के पहले दिन, और इलेक्शन के बाद तो रखा जाता ही है। क्लियर? नेक्स्ट, नो डे येट नेम मोशन। शायद हमने लास्ट टाइम इस बात पे बात किए हैं कि हाउस में सारी चीज़ें जो है वो स्पीकर के हिसाब से चलती हैं। स्पीकर ने जिसको जिस दिन समय दिया है, जिस समय पे जो भी समय दिया है
वो पर्सन उस दिन अपनी बात रख सकता है, कोई भी रैंडमली कभी भी अपने बातों को नहीं रख सकते, सीधा सीधा मामला है। जिसको बिल रखना है, जैसे मैं पहले क्लियर कर दूं कि कैसा हो जाता है कि जैसे एग्जांपल लेंगे कि इस साल का सेशन शुरू हुआ था 1 दिसंबर 2025, चला था 21 दिसंबर तक। तो जिसे भी बिल रखना है, जिसे भी स्पीच देना है, जिसे भी क्वेश्चन करना है, ये सारी बातें जिस मेंबर को बिल रखना है, जिस मेंबर को क्वेश्चन करना है, वो मेंबर ने पहले ही स्पीकर के सामने अपनी बातें रखना जरूरी कि साहब हमें ये बिल रखना है तो मेरा नाम आप ले लीजिए, ठीक है। स्पीकर उन्हें एक पर्टिकुलर दिन और पर्टिकुलर समय देंगे। एग्जाम्पल लेंगे राहुल गांधी, इन्हें एक बिल रखना था तो सेशन शुरू होने के पहले ही उन्होंने परमिशन ले लिया स्पीकर से, सारी चीजें पहले होगी, समय पे कुछ नहीं होने वाला। स्पीकर ने इनका बिल एक्सेप्ट कर ली, बिल एक्सेप्ट हो गया। अब ये एक जरूरी काम रहेगा कि स्पीकर इनका बिल एक्सेप्ट करे। दूसरा काम क्या कि स्पीकर इन्हें एक दिन और एक समय दे देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि स्पीकर ने समय दिया कि हाँ एक काम कीजिए, आप 11 दिसंबर को लंच के बाद फर्स्ट आवर में, मतलब 2 से 3 के बीच में आप अपना बिल रख सकते हैं। तो अब राहुल गांधी क्लियर है कि चलो भाई दोनों बातें हो गई, एक तो बिल एक्सेप्ट भी हुआ और दूसरा जो है उन्हें समय भी मिल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें यह देखना है कि फिर ये क्या मामला है, नो डे येट नेम मोशन मामला। देखो क्या हो जाता है, सेशन शुरू होने के पहले जो भी मेंबर जिन्हें बिल रखना है वो स्पीकर से अपना परमिशन ले लेंगे और स्पीकर उनका नाम ले लेंगे कि ठीक है भाई आपको बिल रखना है, ठीक है आपका नाम मैं लिख देता हूं। अब स्पीकर ने नाम तो लिख दिया, लेकिन स्पीकर ने उस पर्सन के लिए कोई दिन और कोई समय डिसाइड नहीं किया। तो अब क्या, सिर्फ नाम उसका एक्सेप्ट करके थोड़ी ना होगा, उसको समय और टाइम भी तो मिलना ज़रूरी है। उसको कोई समय नहीं मिला है, यहाँ सेशन शुरू हो गया है, तो यहाँ सेशन शुरू होने के बावजूद भी उसको कोई दिन नहीं मिला कि उसने किस दिन उस बिल रखना है। तो तब वो पर्सन अपना समय निकालने के लिए, दिन निकालने के लिए एक मोशन रखेगा, और वो मोशन है नो डे येट नेम मोशन, कि भाई अब तक मेरा नाम नहीं आया, मैं किस दिन रखूं, मुझे कुछ तो बताओ। तो वो रखेगा अपने तरफ से एक मोशन। इसने मोशन रखा तो फिर इसका मोशन जाएगा एक कमिटी के पास, जिस कमिटी को हम लोग कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। और बिजनेस एडवाइजरी कमिटी फिर उस पर्सन के लिए एक कोई भी दिन और उस दिन में टाइम जो है वो डिक्लेयर करेंगे। समझ में आई बात? नाम एक्सेप्ट किया गया लेकिन दिन डिसाइड नहीं है। ऐसा मेंबर नो डे येट नेम मोशन रखेंगे। उसके बाद फिर उसके लिए दिन डिसाइड करके देने का काम रहेगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। जनरल कोई भी लोकसभा जो लगभग 5 साल के लिए आई है और 5 साल टिकी है, तो उस 5 साल के लोकसभा के 5 साल में कितने सेशंस होते हैं? 10। सिंपल है, साल में 2, 5 साल में 10 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेंगे 2019 में आई हुई 17th लोकसभा 2024 तक थी, तो इनका जो लास्ट सेशन हुआ होगा तो ये हुआ होगा दिसंबर 2023 में, राइट? क्योंकि 2024 के मार्च और अप्रैल तो इलेक्शन में गए, मई में रिजल्ट आ गया, जून में सरकार बन गई, आपको सेशन जो हुआ था वो दिसंबर, और दिसंबर के एंड तक वो फिनिश हो गया। अब ये जो सेशन है, ये सेशन है इस लोकसभा का लास्ट सेशन, राइट? इस लोकसभा का लास्ट सेशन। इस लोकसभा में जो भी पार्टी मेजॉरिटी में है, भाई सरकार उसकी थी, अब उस सरकार का भी एज अ कैबिनेट ये लास्ट सेशन है ना। अब 2024 में होने वाले इलेक्शन में हम क्या एकदम श्योर होकर ये बोल ही सकते हैं कि भाई यही पार्टी आएंगी सरकार में, इन्हीं की लोकसभा बनेगी? ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं। वो बात अलग है कि आ गए मोदी जी, लेकिन अगर नहीं आते तो कहीं ना कहीं ये उनके लाइफ का लास्ट सेशन रहता कि नहीं, है ना? तो जब भी कोई भी लोकसभा का 5 साल के लोकसभा का जो लास्ट सेशन रहता है, लास्ट सेशन जहाँ पे लगभग ये कंसिडर करके चल रहे हैं हम लोग कि भाई ये लास्ट सेशन है, अगला लोकसभा किसने देखा, हम चुन के आएंगे, नहीं आएंगे, हमारी पार्टी आएंगी, नहीं आएंगी, तो जो लास्ट सेशन है इस लोकसभा का, उस सेशन को हम लोग कहते हैं लेम डक सेशन, ठीक है। और एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं लेम डक मेंबर। लेम डक मेंबर मतलब क्या? 17th लोकसभा में जो मेंबर थे वो 18th लोकसभा में जैसे के वैसे सारे के सारे चुन के आएंगे ही, बोल सकते हैं? नहीं। एग्जाम्पल लेंगे,
राहुल गांधी एग्जाम्पल, यहाँ पे तो चुन के आ गए, लेकिन 2024 के 18th लोकसभा में राहुल गांधी चुन के नहीं आए, तो राहुल गांधी को कहा जाएगा लेम डक मेंबर। क्लियर? लेम डक मेंबर जो लास्ट लोकसभा में थे, आज चुन के नहीं आए। लेम डक सेशन किसी भी लोकसभा का लास्ट सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। बहुत बार किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी अलायंस वाली, ये बहुत बार विप डिसाइड करते हैं। बहुत बार क्या है पहले तो उसे समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूं बस मैं। आज के लोकसभा में भी अलग अलग पार्टीज के अलग अलग लीडर जो है वो चुन के आ गए हैं। एग्जाम्पल के लिए, और भी बहुत सारे पार्टीज है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आज भले ही मेजोरिटी एनडीए को है, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ही नहीं, चुन के आए ही नहीं है। नहीं, वो ढेर पॉलिटिकल पार्टी है। पहली बात तो हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, जो बहुत ही कचरा सिस्टम है। सही में कचरा है। गली गली जाओगे, कई गली घुस जाओ, आपको मिल जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज। यूएस जैसे, इंग्लैंड जैसे कंट्री में आपको 2 ही पार्टीज मिलेंगे, मेजर पार्टीज। यूएस में जाते हो कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है। यहाँ यूएस जाते हो आप तो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी मिलेगा, रिपब्लिक पार्टी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पार्टीज नहीं है, लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं है। जो मेजर पार्टीज है ये 2 ही। सेंट्रल में जिनका भी पावर आएगा तो 2 में से किसी एक ही पार्टी का आएगा। इंडिया में बहुत सारे पार्टीज है, तो इसी कारण बहुत बार एटलीस्ट एक पार्टी के 2-3 मेंबर्स तो इस तरीके से चुन के आ ही जाते। तो एग्जाम्पल के लिए ले दूं मैं, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि बीएसपी इस पार्टी के 10 मेंबर चुन के आ गए, जेडीयू के 10 आ गए, 15 आ गए, कांग्रेस के 50 आ गए, आम आदमी पार्टी के 5 आ गए। आम आदमी के दिन अभी बुरे चल रहे हैं तो कम नंबर रखते हैं हम लोग। बीजेपी को ठीक है, देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इतने जो भी हम लोग एग्जाम्पल में हमने पार्टीज रखे हैं जिनके मेंबर्स इतने चुन के गए हैं, ये सारे लोकसभा के मेंबर्स हैं, सारे लोकसभा के मेंबर्स। अब पहले सिंपल, आप लोग कभी स्कूल से या कॉलेज से कभी कोई कैंप गए हो? एनसीसी कैंप या फिर जो भी कैंप रहते हैं, गए हो? ओके। तो जिस कैंप में हम लोग जाते हैं उस कैंप में और भी स्कूल के बच्चे रहते हैं ना, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे रहते हैं। आप समझ के चलो कि 10 स्कूल के बच्चे आ गए, तो हर स्कूल से जो जितने बच्चे जा रहे हैं, 5, 10, 15, 20 जितने भी जा रहे हैं, उन सबको, मतलब 20 बच्चे हैं तो इस 20 बच्चों को लीड करने के लिए उनका उन्हीं बच्चों में से एक मॉनिटर रहता है ना, मॉनिटर रहेगा ना, ठीक है, एक मॉनिटर रहेगा क्योंकि अलग अलग स्कूल से आ रहे हैं। तो अलग अलग मॉनिटर अपने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स या बच्चों को जो है वहां पे लीड करेंगे। सेम यहां अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स चुन के आ रहे हैं तो बिल्कुल इन हर एक पार्टी का इनका एक मॉनिटर अपॉइंट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर बीएसपी के 10 मेंबर चुन के आए हैं तो 10 में से कोई भी एक मेंबर रिमेनिंग 9 का मॉनिटर रहेगा। सेम यहां पे भी एक मेंबर रिमेनिंग 9 का मॉनिटर, यहां पे एक मेंबर रिमेनिंग 14 का मॉनिटर, यहां पे एक मेंबर रिमेनिंग 49 का मॉनिटर, यहां पे 5 में से एक रिमेनिंग इसका मॉनिटर। एग्जांपल, कोई जेड नाम की पार्टी थी, अगर इसको 2 भी सीट्स इनके चुन के आगे रहते फिर भी 2 में से एक जो है ये इसका मॉनिटर रहा रहता, और इन मॉनिटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पहली बात, हम जिसको मॉनिटर कह रहे हैं ये मॉनिटर ही है विप। अब इनका रोल क्या है, इनका रोल देखिए क्या है। ये जितनी पार्टीज हैं, ये पार्टीज हर बार अपोजिशन पार्टी में रहेंगी या फिर रूलिंग पार्टी में रहेंगी ऐसा नहीं कह सकते। बहुत बार पार्टीज न्यूट्रल रहती हैं, मतलब ना वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करती है ना वो अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करती है। डिपेंड्स कि भाई सीन क्या है। गवर्नमेंट ने बिल लाया तो उस बिल का फायदा अगर उन्हें होगा तो वो सपोर्ट करेंगे, नहीं हो रहा है नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट में जाएंगे। तो बहुत सारे पार्टी जो है वो ऐसे रहेंगे। तो बहुत बार जब अलायंस की सरकार बनती है या फिर बहुत बार वो सरकार जिसको मेजोरिटी नहीं है, उस सरकार को सबका सपोर्ट मिलना जरूरी है ना, ठीक है। अब उस सरकार ने कोई बिल रखा, उस बिल पे वोट करना है नहीं करना है, उस दिन प्रेजेंट रहना है नहीं रहना है, ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम किसका? व्हिप का। जैसे एग्जांपल लेंगे, बीएसपी पार्टी का जो व्हिप है वो रिमेनिंग 9 को बोल देगा
कल 11 बजे सबको प्रेजेंट रहना ही है और हमें बिल पे सपोर्ट करना ही है। इसने एक बार बोल दिया, सबको बिल्कुल बिना कुछ दिमाग लगाए वो आएंगे और वो उस बिल को सपोर्ट करेंगे। व्हिप ने कह दिया कि कल हम आ तो जाएंगे 11 बजे, आधा घंटा तमाशा करके ना वॉकआउट कर लेंगे 11:30 बजे तक। सब लोग उसी तरीके से जो है आधा घंटा तमाशा करके आधे घंटे में वॉकआउट कर लेंगे। जो व्हिप कहेगा उन्हें उस तरीके से जो है वो वहाँ पे एटीट्यूड रखना रहता है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स चुन के गए हैं, उस मेंबर्स में से एक जो उनका मॉनिटर रहेगा उसे कहा जाता है व्हिप। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, ये ना मतलब रूलिंग पार्टी का है, समझ के चलो ना, अपोजिशन पार्टी का है, ये हर एक पार्टी का मॉनिटर है। तो ऐसे कितने तो व्हिप होंगे, ऐसे कई व्हिप आपको मिल जाएंगे। अभी के जो मॉडर्न थिंकर्स या फिर जो मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो स्टडी करते हैं, वो अभी फ़िलहाल के पिछले कुछ लगभग 50-70 सालों के इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जो भी सिस्टम चल रहा है आजकल, कि पहले जैसे डेमोक्रेसी दिखता नहीं है इंग्लैंड में, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो रुतबा नहीं रहा, तो वो उसमें जो एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, वो बता दूं मैं आपको। उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में लगभग 635 इतने मेंबर्स हैं, 600 से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा हैं, लोकसभा से ज़्यादा है इंग्लैंड में। जब सेशन होते हैं, सेशन ज़्यादा दिन चलते नहीं इंग्लैंड के, लेकिन सेशन जब होते हैं बड़ी मुश्किल से हाउस में 70-80 लोग ही बैठे रहते हैं। आते सब हैं, आते हैं 5, 10, 15, 20 मिनट बैठते हैं, बाकी लगभग बाहर लॉबी में सिगरेट्स फूकते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, गप्पे ठोकते रहते हैं। अंदर काम चल रहे हैं, मिनिस्टर किसी बात को रख रहा है, डिस्कशन कर रहा है, भाषण दे रहा है, और ये जो बाकी मेंबर्स है लगभग 300-400 बाहर बैठे हैं, सिगरेट्स पी रहे हैं, गप्पे ठोक रहे हैं। फिर सारा डिस्कशन हो जाता है, उसके बाद फिर एक बज़र बजता है कि भाई अभी टाइम हो गया है वोट करने का। तो जब बज़र सुनते हैं जो बाहर लॉबी में बैठे हुए लोग हैं, वो सिगरेट वगैरह फेंक फाक के आते हैं, अरे भाई चलो चलो वोटिंग करना है। आते से अपनी व्हिप को पूछता है, हाँ क्या, यस और नो, वो बोलेगा यस, ठीक है, यस वोट देना है। व्हिप कहेगा नो, ओके, नो, खत्म बात। ऐसा डेमोक्रेसी थोड़ी चलेगा। आपको भी रिप्रेजेंटर करके भेजा है, आप सिगरेट फूक रहे हो बाहर, व्हिप को पूछ रहे हो क्या करना है, वोट देना है नहीं देना है। तो इसीलिए सोचो आपकी व्हिप का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिप मॉनिटर करने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए जब भी किसी भी असेंबली रहे या फिर लोकसभा रहे, जब किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं रहता और जब फिर वो वोट ऑफ थैंक्स रखा जाता है कि भाई किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, उसमें व्हिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि उसके पहले ना लगभग क्लियर नहीं रहता है कि कौन किसे सपोर्ट करेगा कौन नहीं करेगा। उस समय में व्हिप क्या डिसीजन लेता है वो इंपॉर्टेंट। फिर एक माइंड में आ सकता है कि ये व्हिप डिसाइड कौन करता है। फिर भाई मॉनिटर है तो मॉनिटर कोई ना कोई तो डिसाइड करेगा ना। तो ऑफ कोर्स इस व्हिप को ये कौन रहेगा इसे डिसाइड करने का काम इस पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन का है। जैसे आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल डिसाइड करेंगे कि लोकसभा में उनका व्हिप कौन रहेगा। बीएसपी की मायावती है तो मायावती डिसाइड करेंगे कि उनका व्हिप कौन रहेगा। ठीक है, तो वो चेयरमैन देखेंगे। आपको दो हाउस के लिए दो अलग अलग लीडर मिलेंगे। बेसिकली दो अलग अलग लीडर, वैसे देखा जाए तो 4 लीडर्स मिलेंगे। एक रहेगा लोकसभा का लीडर, दूसरा रहेगा राज्यसभा का लीडर, एक रहेगा लोकसभा का अपोजिशन लीडर, दूसरा रहेगा राज्यसभा का अपोजिशन लीडर। इतना क्लियर यहां तक। उस हाउस को लीड करने का काम ऑफकोर्स लीडर का है और उस लीडर को, अच्छा मैं अगर ये बोल रहा हूं कि उस हाउस को लीड करने का काम अगर लीडर का है तो ऑफ कोर्स लीडर वो रहेगा जिसके पार्टी को मेजॉरिटी है, मतलब जिसकी सरकार है उस सरकार का पर्सन ही कभी भी उस हाउस का लीडर रहेगा। यहां तक क्लियर? ठीक है। तो जब हम लोग लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के जो लीडर रहेंगे, जिन्हें हम लोग कहेंगे लीडर ऑफ द हाउस या फिर लीडर ऑफ द लोकसभा, वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर रहते हैं खुद लोकसभा के लीडर। प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि नहीं ठीक है, मैं लीड करने से अच्छा एक और अच्छा स्पोक पर्सन है
उसे मैं नॉमिनेट करता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर अपने तरफ से किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स उन्हीं के पार्टी के रहेंगे, वो उन्हीं के साथ कैबिनेट वाले मिनिस्टर रहेंगे। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर ने जिसको नॉमिनेट किया है वो पर्सन रहेगा लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द लोकसभा। जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि अभी लीडर ऑफ द हाउस जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अगर मोदी जी को लगता है कि नहीं भाई मेरे से ज़्यादा चाणक्य जो है वो अमित शाह हैं, तो उनको कर देते हैं हम लोग लीडर ऑफ द हाउस, तो वो कर सकते हैं, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया तो लीडर ऑफ द हाउस हो गया। अब क्लियर, ठीक है, इस हिसाब से रहेगा। लेकिन जिनकी सरकार है उसी सरकार, तो जब भी सेशन जब शुरू रहेगा, जब भी सेशन जब चलेगा, तो सरकार की सारे काम, सरकार की वाहवाही, देश की वाहवाही करने का काम, आपको क्या लगता है अभी जैसे इतना 240 या फिर एनडीए को मोर देन 272 सीट्स हैं, तो कोई भी रैंडमली उठ के जो है वो बातें बताता है क्या कि नहीं हमारे सरकार ने ये किया है वो किया नहीं। आप कभी भी देखो, आपको कभी भी लोकसभा में, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, आपको कभी भी लोकसभा में सरकार की तरफ से लगभग 2 लोग बात करते हुए दिखेंगे, एक मोदी जी और दूसरे जो है वो अमित शाह। और अपोजिशन का अगर कोई दिखेगा आपको तो वो दिखेगा राहुल गांधी, दिखेगा ना। अब यहाँ आपके अपोजिशन मतलब कांग्रेस की भी तो 99 मेंबर्स चुन के गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ही बहुत बार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी लोग बोलते हुए दिखेंगे ही नहीं, वो बोल रहे हैं, लेकिन वो पता है क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जब पूरे अपोजिशन के तरफ से एक कॉमन क्वेश्चन जब जाएगा, या फिर अगर रूलिंग पार्टी अगर क्रिटिसाइज कर रहा है अपोजिशन को, तो उसको आंसर कौन देगा, अपोजिशन लीडर। या फिर अपोजिशन पार्टी अगर क्रिटिसाइज कर रही है गवर्नमेंट को, तो उसको आंसर कौन देगा, हाउस ऑफ द लीडर। ऐसे नहीं कि सारे के सारे चप्पल लेके तो ऐसे कैसे बोल दिया भाई तूने, ऐसे नहीं होगा। जो भी आंसर कर रहा है अपोजिशन मतलब हाउस ऑफ द लीडर जो है वो करेगा। तो जैसे लोकसभा का एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया हुआ कोई भी पर्सन रहेगा, उसी तरीके से राज्यसभा का भी एक मेंबर रहेगा, मेंबर इन द सेंस लीडर ऑफ द हाउस रहेगा। वो लीडर ऑफ द हाउस जो भी रहेगा वो राज्यसभा का ही मेंबर रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी लोकसभा के मेंबर को बना दिया है लीडर ऑफ द राज्यसभा, नहीं, वो यही का मेंबर रहेगा राज्यसभा। और दूसरी बात कि वो सिर्फ मेंबर रह के नहीं चलने वाला, वो मेंबर मिनिस्टर रहना चाहिए, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट का रहना चाहिए। 2 बातें यहाँ बिल्कुल समझना है कि राज्यसभा के बाहर का पर्सन जो मेंबर नहीं है, पहली बात तो वो नहीं बन पाएगा मेंबर, यहाँ का लीडर। और सिर्फ मेंबर है ये भी नहीं चलेगा, वो मिनिस्टर रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेंगे 2014 में, उस समय में 16th लोकसभा में तो बीजेपी के पास और अच्छे लीडर थे। अगर आपको पता होगा, अरुण जेटली जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, बेहतरीन लीडर्स थे ये दोनों का डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बड़े मजबूत लीडर थे। तो अरुण जेटली उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरुण जेटली, तो वो अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर दिखते हैं सरकार के, वो लोकसभा में चुन के नहीं आए थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब वो मिनिस्टर तो थी। तो तब अरुण जेटली थे उस 16th लोकसभा के राज्यसभा के लीडर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो रहेगा तो वो पर्सन पार्टी का ही, लेकिन वो इस हाउस का मेंबर रहना चाहिए और उसके अलावा वो सरकार में मिनिस्ट्री के पोस्ट में रहना चाहिए, ठीक। वो रहने वाला है लीडर ऑफ द राज्यसभा। चलो ये हुआ लीडर की बात। इसके अलावा अपोजिशन भी, अच्छा ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि लोकसभा का लीडर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, या फिर उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ, या फिर वैसे इसी तरीके से राज्यसभा का भी लीडर रहेगा। यूएस में इसी पोस्ट को मेजॉरिटी लीडर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग लीडर ऑफ द हाउस कह रहे हैं। यूएस में इसी को मेजॉरिटी लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन या फिर अपोजिशन लीडर होने के लिए किसी को भी मतलब 2 क्राइटेरिया, 2 कंडीशन पूरी करनी है। एक, वो ऑफकोर्स रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने वाला नहीं चलेगा अपोज करने वाला चलेगा, लेकिन बस वो अपोज कर रहा है इसलिए अपोजिशन पार्टी है, ये इसको इस तरीके से कंसिडर करना भी गलत है। एक तो ठीक है वो रूलिंग पार्टी को अपोज कर रहा है, और दूसरा वो जिस पार्टी से है उस पार्टी लोकसभा के टोटल नंबर्स के एटलीस्ट 1/10 मतलब 54 इतने सीट्स मिलना ज़रूरी, ये कंडीशन है अपोजिशन पार्टी बनने के लिए। उस हाउस के टोटल नंबर ऑफ सीट्स के 110 सीट्स जितना ज़रूरी है। इसलिए तो कांग्रेस 16th और 17th लोकसभा दोनों इसमें ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी नहीं थी,
तो ये दो कंडीशन, एक तो रूलिंग पार्टी के अपोज में और दूसरा 110 सीट्स। तो ये कंडीशन पूरा करने वाले पार्टी में से एक किसी भी पर्सन को, ऑफ कोर्स एक लोकसभा का अपोजिशन लीडर रहेगा और दूसरा जो है वह राज्यसभा का अपोजिशन लीडर रहेगा। जो लोकसभा का है वो लोकसभा का ही मेंबर रहना ज़रूरी है, जो राज्यसभा का है ऑफकोर्स वो राज्यसभा का ही मेंबर रहना ज़रूरी है। बस यहाँ पे अच्छे से समझ के आंसर देना। ये जो अपोजिशन लीडर है या फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ये मेंबर तो रहेगा ही, ये मेंबर मिनिस्टर रहेगा। हाँ देखो, पॉलिटी में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग थोड़ा सा स्टक हो सकते हैं, लेकिन वो रह ही नहीं सकता क्योंकि अपोजिशन पार्टी का है ना। रूलिंग पार्टी कब से अपोजिशन पार्टी को मिनिस्टर देने लगी है ना, तो मिनिस्टर तो नहीं रहेगा। तो ऑफकोर्स अपोजिशन पार्टी का जो भी लीडर है मिनिस्टर नहीं रहेगा, वो सिर्फ मेंबर रहेगा। ठीक है, ये शैडो कैबिनेट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोविज़न नहीं करके रखा है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंग्लैंड से है। अब इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से ही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाया, तो कभी कभी हमारे कंट्री में भी ऐसा शैडो कैबिनेट दिखता है, हर टाइम नहीं दिखता, कभी कभी दिखता है। इंग्लैंड में भी मतलब बहुत पहले से ही है शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था और इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर विंस्टन चर्चिल ये प्राइम मिनिस्टर था, उसके खिलाफ पहली बार लेबर पार्टी का लीडर क्लेमेंट एटली इसने शैडो कैबिनेट बनाया था। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग 1944 की। तो तब से ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में है। और इंग्लैंड में तो मामला ऐसा हो जाता है कि एक कोई नॉर्म्स डिसाइड हो गया, उसी को लेके चलते। तो वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे शैडो कैबिनेट दिखता है। आते हैं हम लोग शैडो कैबिनेट क्या है इंडिया में, लेकिन कोई रूल नहीं है इसको लेके, इंडिया में कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन इंडिया में भी कभी कभी शैडो कैबिनेट बने हैं। क्या रहेगा पहले इसे हम लोग समझते हैं। हम इंग्लैंड की बात करेंगे कि इंग्लैंड में देखिए किस तरीके से रहता है। इंग्लैंड में ऑफकोर्स एक रूलिंग पार्टी एक अपोजिशन पार्टी है। अब वहाँ पे दो ही पार्टी है, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी। एग्जाम्पल के लिए अगर कंजर्वेटिव पार्टी रूलिंग में है तो ये हुई रूलिंग पार्टी और ये हुई अपोजिशन पार्टी। अब कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी है, ये रूलिंग पार्टी है। एग्जाम्पल लेते 2024 में ही इनकी सरकार आई, तो इनका भी टर्म 5 साल का है, तो 2029। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने, अब इनके भी दो हाउसेस हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स यूजलेस है, मरने दो उसको। हाउस ऑफ कॉमन्स, तो ऑफकोर्स हाउस ऑफ कॉमन्स में एक लीडर ऑफ द हाउस रहेगा और ऑफकोर्स एक अपोजिशन लीडर रहेगा। तो कभी भी हाउस ऑफ कॉमन्स का लीडर ऑफ द हाउस ये कंजर्वेटिव, मतलब कभी भी इन द सेंस अभी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी का रहेगा क्योंकि इनकी सरकार है। लेकिन इसी कॉमन्स का जो अपोजिशन लीडर है वो तो लेबर पार्टी का रहेगा ना। और इंग्लैंड में एक ट्रेडिशन जो माना जाता है आम लोगों की तरफ से ये कि आज जो अपोजिशन लीडर है वो हमारा फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है। आज तो रूलिंग पार्टी में या फिर जो जिसको हम लोग कहेंगे कि लीडर ऑफ द हाउस नरेंद्र मोदी जी हैं। अपोजिशन में और अपोजिशन पार्टी के या फिर अपोजिशन मेंबर जो हैं वो राहुल गांधी हैं। तो आज अगर हम लोग देखें, अब ऑफकोर्स अगर बीजेपी के खिलाफ अगर एक बड़ी पार्टी देखें, बड़ी पार्टी तो नहीं लेकिन फिर भी पार्टी देखें जो बड़ा अपोज करती है तो कांग्रेस ही है। और अगर बड़ा लीडर देखें तो राहुल गांधी ही दिखेगा। मतलब आज अगर हमने पूछ लिया कि भाई चलो अगर मोदी जी की सरकार जाती है तो कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राहुल गांधी बन सकता है, ऐसे ही आंसर मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। वो तो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो तो बात की बात, लेकिन आंसर तो यही मिलेगा। तो सेम, और देखो कैसा है ना कि आपको उधर यूएस में भी और इंग्लैंड में भी ये बड़ा कॉमनली मिल जाएगा। इंग्लैंड में भी अगर इस साल के लिए, मतलब इस साल इन द सेंस इस 5 साल के लिए कंजर्वेटिव पार्टी है, उसके बाद वहाँ की जनता जो है वो लेबर पार्टी को चांस देगी, उसके बाद ये आ जाएंगे फिर से, उसके बाद फिर से ये आ जाएंगे। ये चलते रहता है। मतलब किसी को मतलब पावर नहीं आता ज़्यादा ना कुछ, उनको मालूम है कि भाई हम कभी भी जा सकते हैं, है ना। और ये कौन करता है, ये एक मैच्योर और स्कॉलर वोटर करता है। बड़ा वहाँ यूएस में भी चले जाओ इसी तरीके से मिलेगा बहुत बार। ऐसा नहीं कि कंजर्वेटिव पार्टी अभी है तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म के लिए आएंगी ही नहीं, आएंगी, हो सकता है अभी 5 साल के लिए फिर से एक बार 5 साल के लिए आ जाएंगी, लेकिन एक्सचेंज चलते रहता है। तो बड़ा कॉमन है। फिर आज अगर ये रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है, अपोजिशन लीडर, वो
फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है ना इनका। और अगर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर पता है क्या करता है, वो जो अपोजिशन पार्टी का लीडर है, अपोजिशन लीडर है। अच्छा, कैबिनेट किसका बना होगा, इस पार्टी का, किस पार्टी का, इसका ना, इसका कैबिनेट बना है। ये कंजर्वेटिव पार्टी जब अपना कैबिनेट बनाएगा, ऑफकोर्स यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर रहेगा, कुछ मिनिस्टर्स रहेंगे, उसी तरीके से, इसी हिसाब से अपोजिशन पार्टी का लीडर भी अपना एक कैबिनेट बनाएगा। और वही कैबिनेट आज शैडो रहेगा, जब धूप निकलेंगी तो वो दिख जाएगा 5 साल के बाद। समझ में आई बात? ठीक है, ये अभी का एक्टिव कैबिनेट नहीं है, ये शैडो कैबिनेट है। लेकिन 5 साल के बाद जब इलेक्शंस हो गए तो आशाएं रख सकते हैं कि यही कैबिनेट जो है वो ओरिजिनल कैबिनेट बन के आएंगे। इनके दो काम हैं, इन 5 साल में इनके शैडो कैबिनेट में जो मेंबर्स है ना, उनको तैयार करना। किसके लिए? 5 साल के बाद मिनिस्ट्री संभालना है भाई, है ना, ट्रेनिंग लो हमारे साथ, एक ये काम। और दूसरा काम जो है, रूलिंग पार्टी पे नज़र रखना, कोशिश करना कि उनकी कहाँ गलती मिलती है, जहाँ गलती मिले वहाँ पे उनको फायर करना। तो बेसिकली इन 2 कामों के लिए हमें शैडो कैबिनेट मिलता है। इंग्लैंड में, इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं, हम लोग फिर भी ये एक्सपेरिमेंट किए हैं इंडिया में, किसी सरकार ने। अब तक तो कॉमनली हमने यही समझा है कि जब भी हम लोग मेजॉरिटी की बात करते हैं या फिर करते हैं तो बेसिकली एक हम उसे सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं या फिर उसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। ये बोलने के लिए बड़ा इजी है, लेकिन सिंपल इतना भी सिंपल नहीं है और स्पेशल भी नहीं है इतना सिंपल। दोनों में बड़ी प्रॉब्लम्स है क्योंकि ये एक टाइप नहीं है। अच्छा, दूसरी बात और, जब हम लोग सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं तो बेसिकली हम लोग बात करते रहते हैं 1/2 की, राइट। सिंपल मेजॉरिटी मतलब जितने भी हैं उसमें से आधे से ज़्यादा एक, उसको हम लोग सिंपल मेजॉरिटी कहेंगे। लेकिन हम सिंपल मेजॉरिटी के आगे बढ़ेंगे और अगर हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी की बात जब भी करते हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी मतलब उस टोटल स्ट्रेंथ के 2/3, इसे हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी कहेंगे। तो आज तक हमने जितने बार भी मेजॉरिटी की बात की तो मैंने आपको बताया कि चलो भाई हाँ, ये बात जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, ये जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है। लेकिन गड़बड़ ये है कि सिंपल मेजॉरिटी के ही अलग अलग ऐसे 3 पार्ट्स हमें दिखेंगे, 3 अलग अलग पार्ट, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक इफेक्टिव मेजॉरिटी और एक सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा, मजे की बात यह कि तीनों में 1/2+1 ही मांगा जाता है ना। भले हम लोग नाम अलग अलग ले रहे हैं, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, सिंपल, तीनों मेजॉरिटी में, लेकिन आपको 1/2+1 ही मांगा जाएगा। तो वही हमें पढ़ना है कि कैसे फिर। सेम जो स्पेशल मेजॉरिटी है, अब स्पेशल मेजॉरिटी को भी हम लोग बोल तो रहे हैं कि भाई 2/3, ठीक है, लेकिन 2/3 मतलब क्या? तो यहाँ पे भी हमें बेसिकली 4 टाइप्स दिखेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, 4 टाइप्स। बेसिकली हमें 7 टाइप के मेजॉरिटीज देखना है, 3 सिंपल के, 4 स्पेशल के। देखते हैं 1 बाय 1 मेजॉरिटी की ये टाइप्स क्या है। ठीक है, डालिए फर्स्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हर चीज़ को एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर हाउस के टोटल स्ट्रेंथ के 1/2+1 इतना डिमांड करते हैं। जब भी हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करते हैं तब हम उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ के 1/2+1 ये नंबर की हम लोग डिमांड करेंगे। तो एग्जांपल कि जैसे हम लोकसभा की बात करें, हाउस लोकसभा, तो लोकसभा में अभी जो स्ट्रेंथ है या फिर लोग जितने बैठ रहे हैं वो कितने हैं? 543। तो 543 के 1/2+1 मतलब कितने निकलते हैं? 272। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ के 1/2+1 मतलब 272। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कभी भी कब मांगी जाएंगी, कब डिमांड होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की? सिंपल है, जब भी हम लोग लोकसभा को किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी है या नहीं है ये चेक करना है, हम यही तो मेजॉरिटी चेक कर सकते हैं। और कौन सा कर सकते हैं? उस हाउस के 1/2+1। सेम तो लोकसभा एंड स्टेट के असेंबली में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी है या नहीं ये चेक करने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ही मांगी जाती है।
किसी पार्टी की सरकार बन सकती है नहीं बन सकती है, इसे चेक करना है तो उसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ही जज करना पड़ेगा। तो लोकसभा असेंबली में ये चेक होगा और ये फिक्स नंबर रहेगा कभी भी। हाँ, ये भी एक खासियत है ना, ये फिक्स रहेगा कभी भी। अगर हम लोग लोकसभा का कभी भी आंखें बंद करके नींद में भी अगर पूछा जाए भाई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, हाफ प्लस वन 273 272, मामला खत्म। एग्जांपल लेंगे असेंबली, महाराष्ट्र असेंबली में 288 मेंबर्स बैठते हैं। 288 के हाफ प्लस वन मतलब कितने, तो हाफ प्लस वन मतलब 145, ये हुआ यहाँ का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, ये एक ही बार एकदम क्लियर कर लो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बस किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी है या नहीं, बस यही चेक करने के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। कोई बिल, कोई मोशन, कोई रिजोल्यूशन इस हिसाब से हम लोग लगभग नहीं देखते, इस वे से नहीं देखते हैं, लेकिन बस इस वे से नहीं देखते, हमें बाद में देखना है। अभी बस इतना याद रखो कि किसी पार्टी की सरकार बन सकती कि नहीं, इसे चेक करने के लिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब उस दिन उस हाउस में जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उस प्रेजेंट मेंबर्स के हाफ प्लस वन। उस हाउस में उस दिन जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उस प्रेजेंट मेंबर के हाफ प्लस वन। एग्जाम्पल के लिए राज्यसभा में टोटल मेंबर्स तो वैसे बैठते हैं 245, लेकिन आज जब राज्यसभा का काम चल रहा था तो पता चला कि 45 मेंबर जो है वो एब्सेंट हैं। ऑफ कोर्स 45 जो है एब्सेंट हैं, मतलब प्रेजेंट मेंबर कितने, तो 200। अब यहाँ पे अगर हमें कोई रिजोल्यूशन रखना है और रिजोल्यूशन रख के अगर पास करना है और वो रिजोल्यूशन के लिए मेजॉरिटी मांगी गई है इफेक्टिव मेजॉरिटी, तो इसका मतलब ये है जितने प्रेजेंट मेंबर है 200, उस 200 के हाफ प्लस वन मतलब 101 इतने वोट पड़ना उसके लिए जरूरी हो जाएगा, तब जाके वो रिजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेंज हो गया। एब्सोल्यूट जो था वो टोटल हाउस के हाफ प्लस वन था। इफेक्टिव जो है हम बिल्कुल नहीं देख रहे टोटल कितने हैं, उस दिन कितने हैं ये बताओ, उसके हाफ प्लस वन उसका मेजॉरिटी निकलेगा। ठीक है, ये कब यूज में लाया जाता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज में लाया जाता है राज्यसभा में ही, जब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल करते हैं। इसी हिसाब से सेम अगर हम लोग लोकसभा के स्पीकर का भी रिमूवल देखें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का, उसी हिसाब से इफेक्टिव मेजॉरिटी से ही पास करना जरूरी है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब उस दिन उस हाउस में जितने मेंबर्स प्रेजेंट थे और प्रेजेंट रह के भी जितने लोगों ने वोटिंग किया है, जितने लोग प्रेजेंट और प्रेजेंट रहने के बावजूद जितने लोगों ने वोटिंग किया है उतने वोटिंग करने कैंडिडेट्स के, जितने लोगों ने वोटिंग किया है उस कैंडिडेट्स के हाफ प्लस वन। समझा? एग्जाम्पल में देखेंगे उस हाउस में उस दिन जितने प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट रहने के बावजूद जिन्होंने वोटिंग किया है, जितने वोट कर रहे हैं, जितने लोग वोट कर रहे हैं उनके हाफ प्लस वन। एग्जाम्पल के लिए हाउस हम लोग लेते हैं लोकसभा में है टोटल 543। रोज सारे के सारे मेंबर्स प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि उस दिन 43 मेंबर जो है वो एब्सेंट थे, मतलब प्रेजेंट मेंबर 500 ही थे। जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो मेंबर्स वोट करेंगे ही, बिल्कुल ज़रूर नहीं है। एक बात याद रखिए, वोटिंग के लिए 4 ऑप्शंस हमें दिखते हैं। एक तो वो वोट करेंगे फेवर में, या फिर वो वोट करेंगे अगेंस्ट, या फिर वो न्यूट्रल रहेंगे, वोट ही नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे अपने राइट को, या फिर वो वॉकआउट कर लेंगे, निकल जाएंगे वोटिंग के टाइम पे। ठीक है, वो प्रेजेंट है लेकिन प्रेजेंट रह के भी वोट नहीं कर रहे। तो एग्जाम्पल 500 लोग प्रेजेंट तो थे लेकिन 500 में से 100 ने वोट नहीं किया, तो फिर वोटिंग वाले कितने हैं? 400। तो 400 जो मेंबर्स है, फिर से टोटल है 543, उस दिन प्रेजेंट थे 500 लेकिन 500 के 500 ने वोट नहीं किया, 100 लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 400 लोगों ने ही वोट डाला। तो 400 के हाफ प्लस वन मतलब 201 इतना वोट अगर पड़ा तो वो रिजोल्यूशन पास हुआ। अब समझ में आया? ठीक है, हाउस के मैक्सिमम काम इसी हिसाब से होता है। मैक्सिमम लिख देता हूं मैं क्या क्या, मैक्सिमम, लेकिन बिल पास करना इस हिसाब से इजीली। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ इफेक्टिव मेजॉरिटी हार्ड है या सिंपल? अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। बात राज्यसभा की करेंगे, समझ के चलो, दोनों हाउस मतलब राज्यसभा रखते हैं। बस एक को हम लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी के हिसाब से देखेंगे और एक को हम लोग सिंपल।
टोटल नंबर से 245, टोटल नंबर से 245, ध्यान दो ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको बिल्कुल भी। इफेक्टिव मेजोरिटी में हम लोग क्या देखते हैं, बस उस हाउस में उस दिन जितने प्रेजेंट हैं बस उन्हीं को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि उनमें से कितने वोट कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हम लोग, ठीक है। तो एग्जांपल 245 थे, 45 एब्सेंट हैं, 200 प्रेजेंट हैं, मतलब 200 के हाफ प्लस 1 मतलब कितने वोट्स पढ़ना जरूरी, 101, ठीक है। अब इधर आते हैं। अब सेम हमने उसी बात पे अगर सिंपल मेजोरिटी मांगी रहती तो उसके लिए तो हम मांगते हैं उस हाउस के स्ट्रेंथ के उस दिन प्रेजेंट और प्रेजेंट में से भी जितने लोग वोट कर रहे हैं उसके हाफ प्लस 1। अब समझ के लो सेम 45 एब्सेंट हैं मतलब 200 प्रेजेंट हैं, 200 में से 50 लोगों ने वोट ही नहीं किया तो वोट करने वाले हैं 150। अब 150 के हाफ प्लस 1 मतलब 76। अब बताओ कौन सा इजी है, मुझे बताइए। हो सकता है ना कि इफेक्टिव मेजोरिटी में, इफेक्टिव मेजोरिटी इन द सेंस उस दिन ये ऊपर का भूल जाओ, इफेक्टिव सिंपल। उस दिन मामला ये हुआ कि राज्यसभा के 245 में से लोग आए थे सिर्फ 200, लेकिन 200 में से 50 लोगों ने वोट ही नहीं किया, 150 लोगों ने वोट किया, लेकिन उस दिन का वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी मांगी गई थी। पास होगा क्या, नहीं समझ में आ रहा है आपका, पकड़ में नहीं आ रही आपकी। फिर से मैं पूछ रहा हूं, भूल जाओ इफेक्टिव सिंपल, बस इतना देखो टोटल इतने मेंबर्स हैं, इस दिन इतने प्रेजेंट थे 200 में से लेकिन 50 बदमाश कही के वोट नहीं किया उन्होंने, और जिन्होंने वोट किया वो 150 ही थे। अब 150 लोगों ने ही वोट किया और लेकिन यहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी मांगी गई थी, वो रिजोल्यूशन यहां पास हो सकता है क्या, नहीं पकड़ में आ रहा है। अगर इफेक्टिव मेजोरिटी मांगी गई है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कितने लोगों ने वोट किया है, नहीं, हम क्या देख रहे हैं बस, तो एटलीस्ट कितने बेसिकली वो नंबर निकलना चाहिए, 101 निकलना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो वोट करने वाले समझ के चलो कि 150 लोगों ने ही वोट किया है, इतने ही लोगों ने वोट किया है, और उसमें से अगर हम लोग हाफ प्लस 1 निकाल रहे हैं तो वो सिर्फ 76 है। दूसरी भाषा में ये नंबर मिलना ज़्यादा ईजी है कि ये नंबर मिलना, अरे ये नंबर ज़्यादा मिलना इजी है ना, तो ये इजी है तो ये बड़े कॉमनली ये पास हो सकता है ना इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी ये मुश्किल नहीं किया, 101 नंबर मिलना ये मुश्किल हो जाएगा ना। तो जैसे याद भी देखो ना, हम जब वाइस प्रेसिडेंट को निकालते हैं तो राज्यसभा में हम लोग इफेक्टिव मेजोरिटी मांगते हैं, लोकसभा में हम लोग सिंपल मेजोरिटी मांगते हैं। तो बेसिकली हम लोग राज्यसभा में ही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई इन भाई साहब को निकालना है कि नहीं निकालना। वहाँ से पास होता है तो लोकसभा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लोकसभा में तो पास ही हो जाएगा। आप सोचो लोकसभा में वो रिजोल्यूशन गया, 543 लोकसभा के मेंबर्स हैं, उसमें से समझ के चलो कि 143 आए ही नहीं, जो थे प्रेजेंट 400 थे, राइट, इतने थे ना, और 400 में से भी 200 लोगों ने वोट ही नहीं किया, मतलब वोट करने वाले 200 ही हैं। सिंपल मेजोरिटी जितने वोट करे उसके हम लोग मांगते हैं। तो देखो अब लोकसभा में 543 में से अगर कितने निकलते हैं उतने ही ना, सेम 101, इतने भी वोट पड़ते हैं 543 में से तो भी वो रिजोल्यूशन पास। कितना इजी है ना, इजी। सिंपल मेजोरिटी इजी है, इफेक्टिव मेजोरिटी उससे थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो पहले तो नोट करो कि क्या क्या हम लोग पास करते हैं इस हिसाब से। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ये बिल सिंपल मेजोरिटी से ही पास होते हैं। टाइप 1 इसको बहुत बार हम लोग आर्टिकल के हिसाब से 249 आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं, मतलब 249 को तो लगता है और भी लगता है, लेकिन फिर भी लिख लो आर्टिकल 249 टाइप 1। अगर हम लोग स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं मतलब आपको मेजोरिटी तो 2/3 ही लगने वाला है, लेकिन टाइप 1 का मेजोरिटी 2/3 ये किस हिसाब से, किस तरीके से निकलता है। तो टाइप 1 का 2/3 मेजोरिटी निकलता है उस हाउस में उस दिन प्रेजेंट और वोटिंग जितने लोग कर रहे हैं उसके 2/3, उस हाउस में उस दिन जितने प्रेजेंट है और प्रेजेंट रह के भी जितने वोट कर रहे हैं उनके 2/3। तो एग्जांपल के लिए कि राज्यसभा में 245 मेंबर्स, 200 अगर प्रेजेंट थे, प्रेजेंट मेंबर्स में से भी 50 लोगों ने वोट नहीं किए, 150 लोगों ने ही वोट किए,
तो 150 के 2/3 जो भी निकलेगा, कितना निकलेगा, 100 के ऊपर ही निकलेगा ना, 101 जो भी निकलेगा, इतना वोट उसके ऊपर जरूरी हो जाएगा। ठीक है, ये है स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 1। बेसिकली हमने राज्यसभा पढ़ा, राज्यसभा में ना हमने 2 राज्यसभा के स्पेशल पावर्स देखे थे, खास राइट्स। एक तो आर्टिकल 312 देखा था ऑल इंडिया सर्विसेज, और दूसरा आर्टिकल 249 देखा था। आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा को लगता है कि अभी स्टेट लिस्ट में से कोई सब्जेक्ट ये नेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है और उस पर पार्लियामेंट ने एक्ट करना चाहिए, तो राज्यसभा एक रिजोल्यूशन लाके उसको पास कर सकता है। अगर वो पास हुआ तो फिर पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट पे, है ना, राइट मिलता है। तो वो रिजोल्यूशन पास करने के लिए उस दिन हाउस में जितने प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उसमें से 2/3 मेजोरिटी से वो रिजोल्यूशन पास होना जरूरी। क्लियर? ठीक है, चलो दूसरा टाइप भी देख लेते हैं अगर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। उस हाउस में जितने लोग प्रेजेंट है वोटिंग कर रहे हैं उसमें से 2/3, और एक नज़र हम ये भी डालेंगे कि जितना भी निकल रहा है वो उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ के 1/2+1 है या नहीं है। समझते हो उसको क्या है? एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, पहले तो मैं लिख के दूँ तो आपको इंपॉर्टेंस आ जाएगा। इस रिजोल्यूशन को पास करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब किस किस के लिए ये रिजोल्यूशन लगेंगे। लिखो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसे लिखो। देन इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर, कैग, CAG, इतना रुको, फिर और एक बाद में लिख के दूंगा। आप मुझे बताइए कि ये जितने भी हमने लिखे हैं, पहली बात तो ये एक बात को एकदम क्लियर कर लो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को पद से हटाना, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को पद से हटाना, कैग को पद से हटाना, UPSC के चेयरमैन और मेंबर्स को पद से हटाना, बेसिकली इम्पीचमेंट प्रोसेस ही है। और इम्पीचमेंट प्रोसेस जब हम लोग कहते हैं ना तो ये एक टफ प्रोसेस रहती है। तो इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट को हम लोग हटा रहे हैं, तो ऐसे ही हवा में चुटकी बजाएंगे हटा के कि कुछ हम लोग भी मुश्किल कोई प्रोसीजर रखेंगे, मुश्किल रखेंगे ना। तो आप देखो इस प्रोसीजर को थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा मुश्किल कैसे किया है। पहला पॉइंट यहां जो दिख रहा है, टाइप 1 का पॉइंट और टाइप 2 का ये पॉइंट सेम ही है। अब देखो कभी कभी ये जो है ना मेजोरिटी, ये बहुत सिंपल हो सकता है, हम लोग उसको स्पेशल लिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही सिंपल हो सकता है। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास करना है और आप बस देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आपने बस इतना रख दिया, क्या उस दिन जितने प्रेजेंट हैं जितने वोट करे उसके 2/3। एग्जाम्पल, राज्यसभा में 245 है, 45 लोग नहीं आए, ठीक है, 200 आए, 200 में से समझ के चलो 100 ने ही वोट किया, 100 ने नहीं किया, तो 100 जितना वोट कर रहे हैं उसके 2/3 मतलब कितना, 66, 67। भाई आप किसको निकाल रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के जज को, इतना इजीली। आप सोचो कितना इजी हो जाएगा। इसीलिए हम ये तो देखेंगे ही, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जो मेजोरिटी निकल रही है उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ के 1/2+1 है कि नहीं। मतलब सिर्फ 67 देख के नहीं होने वाला है, वो जो वोट्स है वो एटलीस्ट, ये जो हाउस है टोटल 245, मतलब एटलीस्ट 123 इतने वोट अगर पड़े रहते तो वो रिजोल्यूशन पास होता या फिर नहीं होता। समझ में आई बात? ठीक है, इसलिए हमने ये कंडीशन डाला है कि ये तो रहेगा ही, इसके साथ ये भी हम लोग देखेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, इसी को मैं उल्टा करके और समझाता हूं, क्योंकि आपके माइंड में आना चाहिए, मतलब आ सकता है, आप तो आप हो, आ सकता है कि इतना फिर क्यों करे यार, ये क्यों नहीं डाल दिए, जब यही देखना है तो ये क्यों नहीं डाले। हमें ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, हमें स्पेशल मेजोरिटी ही देखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्पेशल मेजोरिटी के नाम से कुछ भी देखना है। अब इसी एग्जांपल को मैं उल्टा करता हूं, ये पक्का क्लियर है ना? ठीक है, हमने क्यों रखे इसको उल्टा करते हैं। एग्जांपल समझ के चलो कि राज्यसभा के 245 में से 220 लोग आए, 220 में से बस 20 लोगों ने वोट नहीं किया, 200 ने किया। अब 200 के अगर आप 2/3 निकालते हो तो लगभग ये निकलता है 150 के ऊपर, इतने निकलता है ना। अब हम लोग देखेंगे ये रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं, तो 150 हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग ये देखेंगे क्या? आपको ये लगता है? नहीं, अरे ये तो हो ही रहा ना, वैसे भी ये कंडीशन तो पूरी हो रही है ना, हमें 2/3 देखना था कि 2/3 हो रहा, क्या हो रहा है ना, 2/3 रिजोल्यूशन पास। लेकिन अगर ये 2/3 123 के नीचे आया रहता तो फिर हमने कंसिडर नहीं किए रहते।
समझ में आई बात कि नहीं? हम 2/3 ही देख रहे हैं कि 2/3 से पास हो रहा है क्या, लेकिन भैया ये 2/3 123 के नीचे मतलब ½ के नीचे तो नहीं आना चाहिए। नहीं तो पता चला 50 ही लोग वोट कर रहे हैं, 50 के 2/3 33, काम खत्म कर दे क्या? ऐसा थोड़ी होगा, है ना? हम ये तो देखेंगे ना। तो एटलीस्ट इतना तो रहे ही, और 2/3 अगर इससे ज्यादा निकलता है तो हम लोग कभी भी यही 2/3 का ही कंसिडर करके जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो एक लास्ट पॉइंट लिख लो, और हम लोग इसको किस में लगाते हैं? विधान परिषद, जो स्टेट की काउंसिल ऑफ स्टेट रहेंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसका फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन का, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन का स्टेट असेंबली में रिजोल्यूशन, स्टेट असेंबली में बिल, ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में। काउंसिल ऑफ स्टेट का उस स्टेट के असेंबली में उसके डिसोल्यूशन और फॉर्मेशन को लेके बिल, उस हाउस के प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर के 2/3, उसी के साथ साथ हम उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ के ½ + 1 भी देखेंगे। ऊपर में तो ऐसे ही था, थर्ड टाइप में भी ऐसे ही आ गए हम लोग, लेकिन इसके साथ और एक है, इसके साथ ये और हमारे कंट्री के टोटल असेंबली के, स्टेट असेंबलीज के एटलीस्ट ½ + 1 असेंबली का एसेंट। एक तो मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, जितने वोट कर रहे हैं, उसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई वो एटलीस्ट उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ के ½ + 1 के ऊपर रहे। ऐसे पास होने के बाद फिर हम लोग स्टेट्स में भेजेंगे, और स्टेट्स में जितने असेंबलीज हैं, कितने असेंबलीज हैं? 31। उस 31 असेंबलीज के एटलीस्ट ½ + 1 असेंबलीज ने, उसके 31 के ½ + 1 16, इतने असेंबलीज ने अगर पास किया तब जाके वो रिजोल्यूशन पास हुआ, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। तो वो जो भी रिजोल्यूशन है पहले लोकसभा राज्यसभा में इस मेजोरिटी से, उसके बाद स्टेट्स में जाके असेंबलीज के ½ + 1 असेंबली ने उसे असेंट देना चाहिए। ये बहुत इजी है, आपने इसको इसके पहले भी देखा है, बस कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई ये क्या तरीका है, ये कौन सा सर्कस है, नया सर्कस दिख रहा है हमें। तो नया सर्कस नहीं, आपने देखा है, हमने बहुत पहले अमेंडमेंट्स के 3 टाइप्स देखे हैं, उसमें तीसरा टाइप आप याद करो। तीसरे टाइप्स में कभी भी वो अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी आएगा, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद वो स्टेट के असेंबलीज में जाता है ना, और स्टेट के असेंबलीज में से एटलीस्ट 31 असेंबलीज इंडिया में है, उसमें से ½ + 1 अगर असेंबली ने असेंट दिया, मतलब 16 असेंबली ने, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर असेंट देगा तब जाके वो थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट होता है, पढ़े हमने। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट को लेके है, एक ही चीज को लगता है ये अमेंडमेंट। देखो थर्ड टाइप का अमेंडमेंट करने के लिए पहली बात तो हम जितने 4 टाइप्स देख रहे थे ना, उन 4 टाइप्स में ये सबसे टफ टाइप है। पहले इसमें भी आपने क्या देखा, जितने लोग प्रेजेंट है वोट कर रहे हैं उसके 2/3, बाकी के भी इजी थे। यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ ऐसे है कि लोकसभा कितने 543, राज्यसभा कितने 245, आपके जितने नंबर्स हैं आपके हाउस के उसके 2/3, तो आप 543 लोकसभा के 2/3 निकालने जाओगे तो लगभग 364 इतने वोट्स पड़ना जरूरी, तब जाके वो रिजोल्यूशन पास होगा। 245 के अगर हम लोग 2/3 निकाले जाए तो लगभग ये 200 के आस 164 इतने अगर वोट्स पड़े तब जाके रिजोल्यूशन पास होगा। तो इस तरीके से मेजॉरिटी बस एक ही चीज के लिए लगती है, एक ही चीज के लिए, और किसी के लिए नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। और उस चीज के लिए जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 61, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रिमूवल अगर करना है तो ऐसे इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये एक मुश्किल प्रोसेस है।